हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना इकलौता दोस्त मोहित अविचल तिवारी। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जाम ले लिया था और टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना सोशल साइंस का एक क्विक रिवीजन किया जाए। हमें नोट्स नहीं बनाने में क्विक सा रिवीजन करना है। तो मैंने सोशल साइंस में सबसे पहले जो चैप्टर उठाया है वो है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर 2 हिस्ट्री T2 यानी टर्म 2। तो नेशनलिज्म इन इंडिया ये जो चैप्टर है इसको हम रिवाइज करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे। पढ़ेंगे नहीं, वो तो आप सब पढ़े हुए हैं, विद्वान है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट हुए थे, किस उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या इंपैक्ट हुए थे जिससे कि इंडिया में नेशनलिज्म शुरू हुआ। अभी आपने T1 में नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग फैक्टर्स ने नेशनलिज्म को जब बढ़ावा दिया था यूरोप में। तो यहाँ हम जानेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। आइए फिर बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की, फिर नॉन कोऑपरेशन की, फिर जानेंगे कि जो डिफरेंट स्टैंड लिए गए मूवमेंट के साथ साथ, फिर बढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, और लास्ट में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करेंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो क्या है कि आप देख रहे होंगे बहुत छोटा छोटा लिख रखा है, सर ये क्या है सर, थोड़ा आप कमेंट आएंगे कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखो सर। तो सुनो बेटा, बोर्ड मैंने बड़ा कर दिया है ना। छोटा बोर्ड था, उससे बड़ा बोर्ड है ये, याद है ना। एक छोटा बोर्ड आया था बीइंग स्कॉलर को गिफ्ट में, ये उससे बड़ा बोर्ड है। तो ठीक है यार, रिवीजन करना है, मैनेज करो, इतना भी छोटा नहीं लिखा है कि दिखे नहीं, दिख ही रहा होगा। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वार वन। भाई साहब, जब वर्ल्ड वार वन हुआ, वर्ल्ड वार वन होने के बाद वो लोग तो लड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन इंडिया पे क्या असर पड़ा इसका। तो यहाँ मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि किन के बीच में हुआ था, कौन कौन से पावर इन्वॉल्व थे, वो आपको पता है। ब्रिटेन जो लड़ रहा था वॉर में, ब्रिटेन की तरफ से जो आर्मी जा रही थी उसमें इंडिया की भी आर्मी थी, इसको बस दिमाग में रखिएगा। चलिए, न्यू कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स। तो वर्ल्ड वार वन जैसे जैसे अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, भारत में उसका असर क्या हुआ। रिसोर्सेस खर्च होते हैं ना वॉर में, तो वर्ल्ड वॉर में काफी रिसोर्सेस खर्च हुए, और उस वजह से इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, वो थोड़ी सी चरमराने लगी। यानी कि चरमराना मतलब होता है बिखरना, बिखरने लगी। तो इन्होंने एक नई कस्टम ड्यूटीज डाल दिया, इनकम टैक्स डाल दिया। अब सरकार क्या करती है, जैसे सरकार फ्री वैक्सीन दे रही है, सबको लग रहा है अरे वाह, कोविशील्ड को वैक्सीन फ्री है। लेकिन बेटा, जब फ्री वैक्सीन लग रही थी ना, तो 110 का पेट्रोल डला रहे थे सब लोग। तो सरकार मैनेज करती है कहीं ना कहीं से। उसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो आपको खराब सिचुएशन आई थी उसको मैनेज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया। वो समय ऐसा चल रहा था कि इंडिया में क्रॉप फेलियर हो गया। आपको मालूम है क्रॉप फेलियर में क्या होता है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं और अपने यहाँ पे खाने पीने की कमी हो जाती है। मतलब जब फसल नहीं रहेंगी तो कहाँ से खाना पीना होगा। ठीक है, इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं और कई चीजें। जब क्रॉप्स फेल हो जाते हैं तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। मतलब क्रॉप फेलियर का मतलब काफी जगह प्रोडक्शन नहीं होता है। अब भाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जो स्टॉक है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कहीं कम प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ी रहेगी। तो एक तरह से बहुत होता है ना, उथल पुथल का माहौल, ऐसा सा कुछ माहौल हो गया था इंडिया में। फिर आता है स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक। अब एपिडेमिक पैंडेमिक ये वर्ड तो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे भाई। एपिडेमिक स्टार्टिंग स्टेज होता है जब कोई, मतलब समझ लीजिए एक तरह का हेल्थ इशू शुरू हुआ हो छोटे से। जैसे कोविड था ना, छोटे से शुरू हुआ था, फिर थोड़े बड़े स्केल पे फैला एक दो कंट्री में, फिर धीरे धीरे हर कंट्री में, तो एपिडेमिक के स्केल पे पहुंचा। और जब एपिडेमिक से भी बड़े स्केल पे ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है ना, तो पैंडेमिक हो जाता है। तो वो एक एपिडेमिक था उस टाइम पे, प्लेग। तो प्लेग फैला हुआ था उस टाइम पे। प्लेग की वजह से भी कई मौतें हो रही थी क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसका इलाज नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट। अब भाई ये जो गवर्नमेंट थी, ये जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को सेना में भर्ती करा रही थी। आपको अगर याद हो नेपोलियन का सिविल कोड, तो नेपोलियनिक सिविल कोड के बाद मैंने डिस्कस किया था, अगर आपसे ना किया हो तो आपने भी पढ़ा होगा कि नेपोलियनिक सिविल कोड में क्या था। कई अच्छी चीजें थी, लेकिन खराब चीजें भी ये थी कि फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। अब भाई अगर किसी को शायर बनना है ना, तेरी नजरों से देखो तो खुदा हो जाऊं, जो भी चीज है, तो भाई साहब अगर कोई शायर बनना चाहता है,
आप उसको आर्मी में भर्ती करा रहे हो तो वो बंदूक को देख के भी शायरी करेगा ना। तो फोर्स रिक्रूटमेंट का फायदा तो है नहीं। प्लस कोई घर में इकलौता बच्चा है, इकलौता लड़का है, मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रहा है, आप उसको सेना में भर्ती कराओगे, तो ये क्या सही था सोसाइटी के लिए? नहीं था। तो ये सब चीजें थी जो वर्ल्ड वार के बाद हमें देखने को मिल रही थी, इंडिया पे बुरा प्रभाव पड़ा था। एक अगर एक नट शेल में मैं बोलूं, इकोनॉमी खत्म हो गई थी, ध्वस्त थी, प्रोडक्शन कम था, जो प्राइसेस थी बहुत ज्यादा जा चुकी थी, एपिडेमिक का भी डर था और लोग तबाह हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कनेक्शन बिठाया है। पहली चीज हमने यहाँ पे क्या जानी, वर्ल्ड वार वन के बाद क्या सिचुएशन हुआ। अब हम बढ़ेंगे आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। अब सिचुएशन एक इस तरह की, जब ये सब चीजें हुई ना, लोगों को फील हुआ कि यार अब हमारे साथ ना ज्यादा हो रहा है। मतलब हमारे हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, हमारे ऊपर ब्रिटेन शासन कर ही रहा था कई सालों से, लेकिन अब हमने सोचा कि अब हमारे ऊपर ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक कदम नहीं उठाया जा रहा था। कहने का मतलब है कि कुछ बड़ा रिवॉल्यूशन होने के पहले एक ऐसा इवेंट होता है ना जो जरूरी होता है, जहां से ब्रेक थ्रू होता है, या फिर कोई एक ऐसा लीडर जो शुरुआत करता है। तो उस वक्त कोई ऐसा था नहीं जो मतलब ऐसा लगे कि जहां से हम लोग नेशनलिज्म की भावना को जगा पा रहे हैं, या फिर इंडिया को आजाद करने के लिए कोई एक यूनिटी वाला आंदोलन चल रहा है। ऐसा कुछ था नहीं तब तक। लेकिन तभी एंट्री मारते हैं अपने, ये मतलब गांधी जी, बाल बाल ऐसे ही था ना उनका। गांधी जी भाई साहब साउथ अफ्रीका में थे, आपको मालूम है। साउथ अफ्रीका में उनके साथ थोड़ा सा अपार्थाइड वाला चक्कर हो गया था। बैठे थे कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया गाड़ी से ट्रेन से बस से जो भी था, उनको निकाल दिया गया। तो उनको फील हुआ कि ओ हो, ये तो अनटचेबिलिटी की तरह है, यानी साउथ अफ्रीका में मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये थोड़ा बुक से हटकी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो गांधी जी को वहां पे निकाल दिया गया, तो गांधी जी ने फील किया कि अरे इंडिया में तो कंडीशन और खराब है। तो सम हाउ एनी हाउ इंडिया में गांधी जी आए। आते हैं हम भी। आइडिया ऑफ सत्याग्रह आया कहां से? सत्याग्रह के बारे में जानने से पहले मैं सत्याग्रह वर्ड को थोड़ा सा संधि विच्छेद करता हूं। सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। तो इसको दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला, इमरजेंस ऑफ गांधी इन 1915, 1915 में गांधी जी का आना, और फिर 3 इवेंट्स में हम इसको बांटेंगे। तो गांधी जी के आने के बारे में तो मैंने बता दिया, 1915 में गांधी जी आए। गांधी जी ने देखा कि वो बहुत समस्या है चारों तरफ, और क्या था, ब्रिटिशर्स काफी दमन कर रहे थे ना इंडिया में। ब्रिटिशर्स काफी फोर्स कर रहे थे, अगर किसी की आवाज उठाते भी थे लोग तो आवाज दबा दी जाती थी, आवाज झुका दी जाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि ना, ना झुकेगा नहीं, कुछ तो करेगा। तो खैर, 3 इवेंट्स की बात करते हैं हम। सबसे पहला है चंपारण 1916। चंपारण की बात करूं तो बिहार में है चंपारण, मैं वहीं का रहने वाला हूं, इसलिए थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा है। तो चंपारण के बारे में आपको बताऊं मैं, तो चंपारण में क्या हुआ कि इंडिगो का प्लांटेशन हो रहा था। इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जिसके बारे में आप क्लास 8 के सोशल साइंस में पढ़ चुके हैं। ये डाई करने के काम में आता है, कपड़ों को रंगने के, हिंदी में इसे नील कहते हैं। और जिस भी खेत पे इसको लगाया जाता है, उसके बाद उस खेत की जो ओवर क्षमता है ना, मतलब जो उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब, जिस पीस ऑफ लैंड पे एक बार इंडिगो उगाया गया, अगले 1-2 सीजन तक वहां कोई क्रॉप अच्छे से नहीं हो सकती थी। तो ये फोर्सफुल प्लांटेशन हो रहा था चंपारण में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहां के किसानों पे ये बोल के कि जबरदस्ती, तो मतलब जबरदस्ती कैसे करते हैं, फोर्स करते हैं, मारते पीटते हैं, तो ऐसे करके उनके खेतों में जबरदस्ती वो क्या कर रहे थे, इंडिगो का प्लांटेशन करवा रहे थे। इससे दिक्कत क्या हो रही थी कि भाई जो वहां के अपने किसान हैं वो अपने काम की चीजें वहां पे नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब दिक्कत हो रहा है उनको, अपने खाने पीने की चीज नहीं उगा पा रहे हैं, इससे परेशान। अब यहाँ पे थोड़ा समय मैं ज्यादा लूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। कौन सा लीड नोट्स बनाना है आपको, रिवीजन की तरह देखना है इसको। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चंपारण के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को मालूम चला कि भाई साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए हैं, और भाई इनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, ये भी बहुत बड़े वकील हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे हैं, तो इनसे अगर मैं इस समस्या को शेयर करूं तो हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। ये गए, राजकुमार शुक्ला अपनी बात लेके गांधी जी तक गए। तो गांधी जी जो है खुद एक वकील थे। गांधी जी ने सोचा कि ठीक है, चलते हैं एक बार देखते हैं, जाने ऐसे भी कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, चलिए देख लेते हैं। तो गांधी जी बिहार आए। अब बिहार की चीजों को समझाने के लिए एक एडवोकेट माइंड को कौन समझ सकता है, एक एडवोकेट माइंड। तो बिहार की चीजों को समझाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने कहा कि आइए मैं आपको एक एडवोकेट से मिलाता हूँ, ये भी बिहार के ही रहने वाले हैं और पटना में रहते थे। तो उनके रेसिडेंस पे उनको लेके गए।
तो गांधी जी तब तक सूट बूट छोड़ चुके थे और वही सादे कपड़े में अपने धोती होती जो थी उसमें आ गए थे। तो इतना सिंपल पहनावा था कि उन एडवोकेट के नौकर को ऐसा लगा कि कोई नौकर आया हुआ है यहाँ पे ज्वाइन करने, मेरी जगह लेने आया है। तो राजकुमार शुक्ला को तो वो जानता था नौकर, लेकिन गांधी जी को नहीं जानता। तो लगा भाग भाग, तुम्हें नहीं आना है अंदर। बट हाँ, एनी हाउ, बाद में वो जो एडवोकेट है वो एडवोकेट मिले गांधी जी से। उन्होंने सिचुएशन समझाई कि यहाँ के लैंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम इस पे अब एक आंदोलन करेंगे और वहां चल के वहां के किसानों से बात करके उनको समझाएंगे। और जब तक किसान पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक कहाँ से आंदोलन हो पाएगा। तो जो बिहार के वो वकील थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से किसान आंदोलन की बात जो भी थी, मतलब आंदोलन तो अभी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तो बस स्ट्रेटेजी तैयार हो रही थी। तो इन्होंने गांधी जी को समझाया कि इंडिगो प्लांटेशन की क्या कंडीशन है बिहार में। और एक बात बताऊं आपको, वो जो वकील साहब थे ना, वो आगे चल के इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। तो जब फटाफट कमेंटवा में नीचे लिखिएगा क्या नाम था उनका, ठीक है, लिख लोगे, आपको पता है पहले प्रेसिडेंट का नाम तो पता ही होगा ना यार, 10वीं पास करने जा रहे हो यार। चलिए, तो चंपारण में उन्होंने 1916 में वहां के जो किसान थे उनके साथ मिलकर आंदोलन किया, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह नाम से जानते हैं। वहां इंडिगो प्लांटेशन के लिए बात हुई थी और इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट ये आंदोलन हुआ था। फिर 1916 में ये चीज वहां पे करने के बाद 1917 में भाई साहब अपने, भाई साहब मतलब गांधी जी, पहुंच गए खेड़ा, गुजरात में। वहां टैक्स रिडक्शन से लेकर कुछ टैक्स रिडक्शन से रिलेटेड चीजें थी, उसके विषय में बातचीत की वहां पे। उसको लेके थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ। और तब तक अंग्रेजों के नजर में ये आ गए थे कि भाई ये जहां जाता है, मतलब हर जगह लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और ये कॉमन सा नाम आ रहा है, मोहनदास, मोहनदास, ये है कौन मतलब। अभी अंग्रेज इनको सोच समझ ही रहे थे, तब तक ये पहुंच गए अहमदाबाद 1918 में, यानी 16, 17, 18, 15 में आए, 16, 17, 18 कंटिन्यूअस से लगे हुए हैं। 18 में पहुंच गए अहमदाबाद। वहां के कॉटन मिल वर्कर्स को कुछ इश्यू था, क्योंकि उनको जो वेजेस मिल रहे थे ना, वो टाइमली नहीं मिलते थे और कम मिलते थे। कम कैसे, क्योंकि अब क्या है, खर्च बढ़ गया है। लेकिन खर्च बढ़ा है तो भाई वेजेस भी तो बढ़ने चाहिए ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये 16, 17, 18 में सी के ए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ऐसे गांधी जी ने अपना सफर तय किया। तो अपना जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है यहां से शुरू हो चुका था। गांधी जी ने थोड़ी नहीं इन तीनों जगहों पे जाके बमबाजी शुरू करवा दी थी। सत्य का आग्रह मतलब हम अहिंसा वाला आंदोलन करेंगे, बैठेंगे, उनको नहीं कुछ बोलेंगे, उनके, हम उनको कोऑपरेशन ही नहीं देंगे, उनको हम आएंगे मारेंगे, हम उनको सह लेंगे थोड़ा बहुत। उस टाइम को कुछ इस तरह का था उनका, लेकिन वायलेंस से दूर, अपनी बातों से उनको कहना कि भाई हमें नहीं करना है। ठीक, तो सत्याग्रह यही है, सत्य का आग्रह। हमने दो चीजें देख ली। पहला, इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, क्यों हम नेशनलिज्म की तरफ बढ़े, कैसे बढ़े। दूसरा क्या, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, क्या था सत्याग्रह का वास्तविक आइडिया। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला, गांधी जी कैसे आए 1915 में, और फिर आने के बाद उन्होंने 3 इवेंट्स क्या क्या किए। ठीक है, अब एक गांधी जी का नाम बन चुका था कि कोई तो है गांधी, सबकी नजरों में आ गए थे कि कोई तो है गांधी, अच्छा, बहुत मतलब है, पहुंचा हुआ चीज है भाई, जहां जा रहा है लोग अपना आवाज उठाने लग रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, रोलेट एक्ट पे। रोलेट एक्ट एक एक्ट था, अभी मत देखो पक, मैं समझा रहा हूं, अभी सुनो। रोलेट एक्ट क्यों बनाया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि ये गांधी बाबा जहां पहुंचते थे वहां आंदोलन शुरू करवा देते थे। तो अंग्रेज सरकार को लगा कि यार ये तो नए नए नेता पैदा हो रहे हैं रोज रोज, ऐसे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलो एक एक्ट बनाते हैं, जहां कोई आंदोलन करते हुए, रैली करते हुए दिखेगा, पकड़ो, अंदर ठेलो और कूट दो, और कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई मतलब ट्रायल होता है ना भाई, किसी को अरेस्ट करते हो तो विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करना होता है। तो भाई साहब ये कोई सुनवाई उनवाई नहीं होगी, सीधा अंदर डालो। अब दिखाता हूं। रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में। इवेंट को कनेक्ट करते चलो बेटा, 15, 16, 17, 18, 19। रोलेट एक्ट 1919 में। ऑथराइज्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 ईयर विदाउट ट्रायल, मतलब जो भी लीडर रैली कंडक्ट करा रहा है, आंदोलन कंडक्ट करा रहा है, उसको बिना सुनवाई के पकड़ के कहां बंद कर देना है, जेल में। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अच्छा, अब ये क्या हुआ, उन्होंने एक एक्ट निकाला। अब इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, गांधी जी बोले अच्छा, रोलेट एक्ट, हम आंदोलनकारी कम है क्या, झुकेगा नहीं,
तो खैर ठीक है। आप भी सोच रहे हो कि सर कितने फिल्मी हो गए हैं, अभी कुछ दिन पहले तक सर बड़ा नॉर्मल थे, सही से दिखते थे, क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है। लेकिन ठीक है बेटा, दिस इज हाउ लाइफ गोस। तो चलो देखते हैं। अब पॉलिटिकल लीडर जो हैं 2 साल तक जेल में बिना ट्रायल के। गांधी बाबा बोले अच्छा तुम रोलेट करोगे, मैं रोलेट सत्याग्रह करूंगा। मतलब सत्य का आग्रह मैं छोड़ूंगा नहीं। वहां कुछ और था, चंपारण सत्याग्रह था, अब यहाँ क्या होगा, रोलेट सत्याग्रह। तो ये रिस्पॉन्स था किसके अगेंस्ट, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। रोलेट सत्याग्रह में क्या किया गया, शॉप्स क्लोज्ड, हड़ताल यानी जिसको आप लोग स्ट्राइक कहते हो, रेलवे सॉरी रैलीज रैलीज ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रिटिश फियर्ड। तो कहने का मतलब भाई ये दुकान वुकान बंद करा दिए, हड़ताल करा दिए, स्ट्राइक करा दिए, और जितना मनाही थी रैली पे उतनी रैली और ऑर्गेनाइज कराया इन्होंने, और ब्रिटिशर्स को इस चीज से अब डर होने लगा। रैली ऑर्गेनाइज कराया कैसे, रैलियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं, भाई रैली ऑर्गेनाइज करने पे मनाही नहीं है ना, लीडर्स को पकड़ के बंद करना है। लीडर्स गायब, रैली हो रही है, लीडर्स आए निकल गए, कहीं कहीं तो बिना लीडर्स के ही रैली चालू करवा दी। अंग्रेजों को तंग करने का ये तरीका था, कहते हैं ना सत्य का आग्रह, यही था सत्य का आग्रह। ठीक है, अब ये जो चीज इन्होंने किया इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होना था। तो रिजल्ट क्या हुआ, लोकल लीडर्स अरेस्टेड। तो जो मिला जहां मिला पकड़ के धर के जेल में बंद, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज स्टॉप्ड एंटरिंग दिल्ली। गांधी जी को दिल्ली घुसने से मना कर दिया गया कि सुनो गांधी बाबा, तुम आओगे तो कुछ ना कुछ समस्या होगी, आप उधर ही रहिए, इनको घुसने नहीं देना है। इनको घुसने नहीं दिया, अब गांधी बाबा बेचारे बेबस वहीं रह गए। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा यहां से जलियांवाला बाग का लिंकेज मिलेगा आपको। तीसरे पॉइंट में कहता है ऑन 10th अप्रैल पुलिस फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोसेशन विच प्रोवोक्ड अटैक्स। तो पीसफुल प्रोसेशन मतलब शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, ठीक है। शांतिपूर्ण जुलूस पे 10 अप्रैल को क्या किया, पुलिस ने फायरिंग कर दी। उनको लगा जो भी रीजन रहा होगा कि भाई मना है रैली निकालना, तो खटाक टक डिशुम। तो भाई जिस वजह से अब आपने फायरिंग की है शांतिपूर्ण जुलूस पे, जो ना हंगामा कर रही है ना हल्ला कर रही है, उस पे आपने फायरिंग की है, उसकी वजह से क्या हो गया, लोग भड़क गए। प्रोवोक लिखा है, लोग भड़क गए। और क्या होने लगा, आरएस रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, पोस्ट ऑफिस पे अटैक हुआ, और बैंकों पे भी अटैक हुआ। मतलब एकदम केओस वाला सिचुएशन, भारी उथल पुथल का सिचुएशन, ठीक है। इमेजिन भी नहीं कर सकते आप ऐसा सिचुएशन। अब इन चीजों की वजह से 10 अप्रैल को जो चीज हुई उसकी वजह से मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। तो भाई साहब पंजाब अमृतसर का जो रीजन है वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ में क्या होता है, मूवमेंट पे पाबंदी होती है, आप रैली वगैरह नहीं कर सकते हो, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हो, तमाम तरह की पाबंदियां होती हैं। तो ये मार्शल लॉ लगा दिया गया कहाँ पे, अमृतसर पंजाब वाले रीजन में। अब ये 10 अप्रैल की बात है, 11, 12, 13। अब हम अपने अगले इवेंट पे बढ़ जाएंगे जो है जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल को 1919 की बात है, बैसाखी का दिन था। बैसाखी पंजाब में मनाते हैं लोग, भांगड़ा करते हैं खूब। तो भाई साहब भांगड़ा तो वैसे बैसाखी पे, सिर्फ बैसाखी पे नहीं करते हैं। आप भी सोच रहे हो कि सर कहाँ भांगड़ा ला रहे हैं नेशनलिज्म में, लेकिन भाई फीलिंग्स को समझो, वर्ड्स पे नहीं इमोशन पे जाओ। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जालियांवाला बाग टीईटी फॉर ट्रेजिडी। ट्रेजिडी हुई, क्या ट्रेजिडी हुई, कई बाहर के रहने वाले लोग थे जो अमृतसर की लोकेलिटी के बाहर के। अमृतसर पे जो, अमृतसर के अंदर ये जो बाग था ना जलियांवाला बाग, यहाँ मेला लगता था, काफी बड़ा मेला होता था। तो वो लोग इस मेले में भाग लेने आए थे, बैसाखी मनाने आए थे, काफी बड़ी संख्या में थे। उन्हें क्या मालूम कि क्या मार्शल लॉ लगा है नहीं लगा है। ऐसा थोड़ी ना अभी की तरह की तेरी, अरे न्यूज आ गया, न्यूज आ गया, दैनिक भास्कर पे आया, तुरंत स्टेटस पे शेयर करो, मार्शल लॉ लगाया अंग्रेजों ने। तो भाई ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना फेक न्यूज था, ना ओरिजिनल न्यूज था। तो ओरिजिनल न्यूज भी लोगों तक नहीं पहुंची। वो बेचारे सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो गए, अनअवेयर्ड पीपल गैदर्ड टू सेलिब्रेट, कहाँ पे, जालियांवाला बाग में। जनरल डायर ब्लॉक द ओनली एग्जिट एंड ओपन फायर। अब यहाँ पे हम तो तुरंत किसी किताब में उठाओ ना, यहीं पहुंच जाते हैं। लोग इकट्ठा हुए, जनरल डायर ने गेट बंद करके गोली चला दी। भैया जरा रुको, सबर करो, बीच में भी कुछ हुआ था, सुनो। अब जब लोग इकट्ठा हुए तो वहां की जो पुलिस थी उसने सूचना दी लोकल कंट्रोल रूम को कि यहाँ पे बेहिसाब भीड़ इकट्ठा हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रैली वैली टाइप का है या फिर कुछ लोग संबोधन करेंगे। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन था, ऐसा कुछ तो होना नहीं था। अब जनरल डायर की बात आती है तो दो जनरल डायर थे,
एक जनरल डायर वो जिसने गोली चलवाई थी, एक जनरल डायर उसका हेड था, ठीक है। तो दो जनरल डायर थे। तो हेड के पास जब कंट्रोल रूम पे खबर गई तो उसने ये जनरल डायर को वहां से कांटेक्ट किया, बोला कि तुम जाओ और अपने हिसाब से सिचुएशन संभालो, अपने अकॉर्डिंग क्या करना है खुद देख लो। आपको इस बारे में डिटेल अगर जानना हो तो सरदार उधम सिंह मूवी देखिएगा, उसमें आपको डिटेल एक एक चीज मालूम पड़ेगा जलियांवाला बाग के बारे में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जनरल डायर आया और ये तो खौफ खाया होता ना, शुरू से गुस्से में था कि भाई इतने लोग, मतलब कहाँ से इतना भारतीयों में हिम्मत आ रही है कि वो आजादी की बात करने लगे और ये सब चीजें करने लगे, रैली वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो जनरल डायर है, ही वांटेड टू क्रिएट टेरर। टेरर मतलब यहाँ वो आतंक मत समझना, अ सेंस ऑफ टेरर, यानी लोगों के मन में जो नेशनलिज्म की भावना हो रही थी ना, उसको वो दबाना चाह रहा था, एक खौफ पैदा करना चाहता था। और उस खौफ को पैदा करने के लिए गेट बंद किया इसने और चलवा दी गोली। आप सोचिए जहां हजारों लोग इकट्ठा होंगे, वह हजारों लोगों के मांस के लोथड़े बिखरे पड़े हैं, कहीं किसी का सर पड़ा है, कहीं इंटेस्टाइन खुल के गिरी हुई है। तो कितना भयावह सिचुएशन होगा उस टाइम पे। खैर, तो बहुत बुरा हुआ था जो भी हुआ था। अब इस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, और मैं से कह रहा, आप जो भी कहना चाहें, ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, जो दुखद, इतना नहीं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज द न्यूज स्प्रेड स्ट्राइक एंड क्लैशेस बिगेन। तो ये बात जहां नॉर्दर्न रीजन में पहुंची और बाकी सारे रीजन में पहुंची नहीं इंडिया के, चालू तोड़ फोड़, पुलिस से झगड़ा, पुलिस स्टेशन पे बमबाजी, और मतलब केओस वाला सिचुएशन वापस से शुरू हो गया। गवर्नमेंट सप्रेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड प्रोटेस्टर। सप्रेस मतलब दबाना, ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है एक तरह से बेइज्जत करना, बुरा सलूक करना। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। गांधी जी कॉल्ड ऑफ रोलेट सत्याग्रह। अब गांधी जी ने देखा कि अरे यार, मैंने तो रोलेट सत्याग्रह क्यों शुरू किया था, ताकि रोलेट एक्ट के अगेंस्ट हम चुपचाप नॉन वायलेंट होके अपनी बात रख सकें। लेकिन यहाँ तो वायलेंस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ब्रिटिशर्स की तरफ से ना हमारी तरफ से। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। गांधी जी के बारे में जैसे जैसे, अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर तो आप जानते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो रिविजन में जान जाओगे कि भाई इन्होंने जितने आंदोलन शुरू किए थे ना, सब वापस लिए इन्होंने। शुरू होता था, वापस लेना पड़ता था। दिक्कत थी, कहां थी, हम जानेंगे। तो गांधी जी ने यह सोचा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कहीं पे, या हम ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि ज्यादा वायलेंस हो जा रहा है। तो अब उन्होंने सोचा, ही फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट एंड यूज द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम हिज बुक हिंद स्वराज। एक किताब थी भाई साहब की, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में बात की थी कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो उनका काम कैसे चलेगा। तो हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। ये एक वायलेंट तरीका नहीं है, नॉन वायलेंट तरीका है अपनी बात को रखने का, अपने विरोध को जताने का। तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। लेटर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एसोसिएटेड टू खिलाफत मूवमेंट। अब ध्यान से सुनना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि जो भी चीजें थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमें कोऑपरेट नहीं करना था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कई सारी चीजें गांधी जी ने सोच रखी थी कि हमें कहां कहां ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, और लॉयर्स नहीं जाएंगे स्कूल में, बच्चे नहीं जाएंगे, टीचर नहीं जाएंगे, कई चीजें हैं। ये अगले क्लास में आपको जानने मिलेगा डिटेल में, अभी बस जानो क्या है। तो नॉन कोऑपरेशन में बस कोऑपरेट ना करने की बात हुई। लेकिन गांधी जी के खोपड़ी में ये सूझा कि अरे यार फिर कहीं वापस ना लेना पड़े, कि मतलब फिर यहीं रह जाएं। और सबसे बड़ी चीज कि एक साउथ, जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, वहां की पॉपुलेशन अटैच नहीं हो पा रही थी। तो उस साइड और कई ऐसे जगह पे मुस्लिम पॉपुलेशन को भी वो चाहते थे कि हमारे साथ जुड़ जाएं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब उस वक्त एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये लोग खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ओटोमन एम्पायर की हार हुई थी, आप नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ चुके होंगे, तो खलीफा को बंदी बना लिया गया था। तो खलीफा को फ्री कराने के लिए, खलीफा एक तरह का आप समझ लो कि मुस्लिम्स का एक हेड था, जो ओटोमन एम्पायर का कमान संभालता था। तो उनको फ्री कराने के लिए क्या किया गया, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो गांधी जी बोले अरे उधर जो है दोनों भाई आंदोलन कर रहा है, इधर हम आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका बात इधर नहीं आ पा रहा है, हमारा बात उधर नहीं आ पा रहा है।
पट से पहुंच गए मिलने। बोले देखो भाई, मोहम्मद और शौकत ऐसा है कि तुम्हारी बात हमें चाहिए, हमारी बात तुम्हें चाहिए, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट। तो एक काम करते हैं, इस दोनों मूवमेंट को जोड़ देते हैं और नाम हो गया फिर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किससे जुड़ गया? खिलाफत आंदोलन से। तो बेटा अगली वीडियो जो है वो आपको वेडनेसडे को मिलेगी। वेडनेसडे को आप ये जानोगे कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने अपने पांव पसारे, किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें हुई। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया भाई? हाँ। नेशनलिज्म की बात हमने शुरू की, कितने फेज में पढ़ेंगे वो बताया। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन की वजह से क्या क्या चीज फेस करनी पड़ी इंडिया को वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से आया। दो इवेंट में हमने बांटा, बापू का आना और बापू का जाना। आना कहाँ से? अफ्रीका से। जाना कहाँ? 3 जगह पे। फिर हमने देखा कि भाई रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट कैसे कनेक्ट हुआ जलियांवाला बाग से, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद कैसे लॉन्च हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो कैसे जुड़ा खिलाफत आंदोलन से। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका ये फ्रेंड मोहित विचल तिवारी, मतलब बीइंग स्कॉलर, वेडनेसडे को फिर आपसे मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, कीप लर्निंग।